माधव गर्मी से बचने के लिए एक तालाब के पास पेड़ की छांव में बैठ जाता है कि तभी उसका बेटा राहुल आता है। पिताजी, पिताजी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं भी माँ की तरह आपको छोड़कर चला जाऊंगा। जिस तरह उन्होंने आपको ठुकरा दिया, आप ना ही एक अच्छे पिता बन पाए और ना ही एक अच्छे पति। ये कैसी बातें कर रहा है राहुल बेटा? मुझे बेटा मत कहिए। अगर आप मुझे इस गर्मी से छुटकारा नहीं दिला सकते तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? राहुल गुस्से में कुछ कह ही रहा होता है कि तभी माधव जोरदार थप्पड़ राहुल को मार देता है और घने जंगलों की तरफ चला जाता है और जंगल में जाकर सोचने लगता है। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं अपने बच्चों को इस गर्मी से राहत नहीं दे सकता और अब तो वो भी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। मुझे मर जाना चाहिए। मुझे मर जाना चाहिए। माधव ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे से चमकती हुई मिट्टी दिखाई देती है। ये मिट्टी कैसी है? मैंने तो ये मिट्टी आज से पहले कभी नहीं देखी। फिर जैसे ही वो मिट्टी को छूता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कुछ समय पहले पूर्णिया गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रमा और बूढ़ी माँ शांति और अपने 2 बच्चे राहुल और नेहा के साथ रहता था। खेत में कड़ी मेहनत करने के बाद भी धूप की वजह से सारी फसलें खराब हो जाया करती थी। एक दिन माधव कड़ी धूप में पसीने से लथपथ खेतों में काम कर रहा होता है। हाय रे, ये गर्मी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं ये गर्मी कब कम होगी, लेकिन हम किसान कर भी क्या सकते हैं? मेहनत तो करना ही पड़ेगा। माधव पसीना पोंछते हुए फावड़े को एक तरफ रख देता है और खुद से कहने लगता है। सुबह से ये फावड़ा चलाते चलाते गला सूख गया है और आसपास तो पीने की एक बूंद तक नहीं है। चलो, अब घर जाता हूँ। बाकी का काम कल आकर करूँगा। माधव थका हारा पसीने से लथपथ लड़खड़ाते हुए अपने घर आ पहुंचता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर गर्मी की वजह से आग की तरह तड़प रहा है। ये क्या? हमारा घर तो आग की तरह तप रहा है। यहाँ कितनी गर्मी है। गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। अरे, इतने समय में आपको इतनी गर्मी लग रही है तो सोचिए हम लोग दिन भर यहाँ कैसे रहते हैं। देखो भाग्यवान, अभी बहस करने की मेरे अंदर शक्ति नहीं बची है। जल्दी से थोड़ा ठंडा पानी ला दो ताकि मुझे सुकून मिल सके और मेरी सांस में सांस आ जाए। सुबह से खेत में मेहनत करते करते बिल्कुल टूट गया हूँ। जल्दी लाओ पानी। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। फिर रमा घर के अंदर जाती है और मटकी में पानी देखती है, पर मटकी में एक बूंद तक पानी नहीं होता। रमा माधव के पास जाती है और माधव से कहती है, घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। मैं अभी पड़ोसन शांता से लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ, थोड़ा जल्दी आना। माधव उदास मन से बाहर की तरफ देखने लगता है। खेत से थका हारा आया हूँ। सभी के घर में पंखा, एसी, कूलर चल रहे होंगे, लेकिन मेरे घर में तो यहाँ ढंग से एक गिलास ठंडा पानी तक नहीं है। तो ये एसी कूलर के सपने कहाँ से देख पाऊंगा? हे भगवान, ऐसा झुलसाने वाला जीवन कब तक दोगे? माधव परेशान होकर पसीने से लथपथ दरवाजे पर बैठ जाता है और रमा पानी लेने कामिनी के घर पहुंचती है। जैसे ही कामिनी रमा को देखती है तो वो रमा से कहती है, अरे रमा बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामिनी, हमारे यहाँ पानी खत्म हो गया है
वो अभी थके हारे खेत से लौटे हैं। उनका गर्मी से बहुत बुरा हाल है। एक गिलास ठंडा पानी मिल जाएगा क्या? बड़ी मेहरबानी होगी। रमा की बात सुनकर कामिनी को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहने लगती है, अरे तुम्हारे पति थके हारे खेत से लौटे हैं तो इसमें मैं क्या करूं? तेरे पति ने या तूने मेरे ऊपर कोई एहसान किया है क्या जो तुझे ठंडा पानी दे दूं? चल जा यहाँ से। मैं तुझ जैसे भिखारियों को पानी नहीं दूंगी। देखो बहन, ऐसा मत बोलो, मेरे पति को बहुत प्यास लगी है, बस थोड़ा सा पानी दे दो। अगर तेरे पति को प्यास लगी है तो इसमें मैं क्या करूं? जा जा कहीं और जा, कहीं और से पानी मांग ले। और वैसे भी अगर मैंने तुझे पानी दिया और मेरे पति को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। ये कहकर कामिनी घर के अंदर चली गई और रमा वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। रमा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो थक कर अपने घर लौटती है और रमा को खाली हाथ देखकर माधव कहने लगता है, क्या हुआ रमा, पानी नहीं लाई? कैसा पानी? कौन सा पानी? अरे तुमने तो मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रखा है। तुम्हारी वजह से आज मुझे लोगों की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ी। रमा गुस्से में लोटा पटक देती है। वो कामिनी अपने फ्रिज की धौंस मुझे दिखा रही थी और देखो उसने थोड़ा सा भी पानी नहीं दिया और मुझे जलील करके रख दिया। आखिर कब तक हम ये गरीबी वाला जीवन जीते रहेंगे? मैं थक गई हूँ इस गरीबी वाले जीवन से। माधव चुपचाप रमा की बातें सुनता रहता है और उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। सबके यहाँ कूलर है, पंखे हैं, एसी है और हमारे पास ना ही ढंग का एक पंखा है और ना ही कूलर है और ना ही एक बूंद ठंडा पानी पीने को मिलता है। मैं अब और इस गरीबी वाले जीवन में नहीं रह सकती। देखो भाग्यवान, मैं मेहनत तो करता हूँ, अब अगर किस्मत साथ नहीं दे रही तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी बकवास भरी बातें अब और नहीं सुनने वाली। अगर तुम मुझे और बच्चों को खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी। माधव कुछ कहने की कोशिश करता है पर रमा उसे टाल देती है। जल्दी से जल्दी हमारे लिए नया पंखे का इंतजाम करो। मैं अब और इस गरीबी और जहन्नुम भरी जिंदगी में नहीं रह सकती। रमा गुस्से में आग बबूला होकर कमरे के अंदर चली जाती है। अपनी पत्नी की इस तरह की बातें सुनकर माधव की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी माधव की बूढ़ी माँ शांति माधव के पास आती है। चुप हो जाओ बेटा, देखना एक ना एक दिन हमारी हालत जरूर बदलेगी। पर कब माँ? मैं अब थक गया हूँ, अपनी पत्नी और बच्चों की छोटी सी ख्वाहिशें तक पूरी नहीं कर पाता। इतने में माधव का बेटा राहुल वहाँ आ जाता है और माधव से कहने लगता है, पिताजी मुझे कूलर चाहिए। मेरे सब दोस्तों के पास कूलर है, बस हमारे पास ही नहीं है। बेटा ये कैसी जिद है? पिताजी की हालत तो देखो, वो अकेले कितना करेंगे। थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारे पिता मेहनत करेंगे तो जरूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। हर साल आप यही कहती हैं दादी, पर अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। मुझे कूलर चाहिए तो चाहिए। राहुल गुस्से में माधव के करीब जाकर खड़ा हो जाता है। सबके पिताजी अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लेकिन मेरे पिता तो ढंग से 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पाते। मुझे शर्म आती है आपको अपना पिता कहते हुए। हाँ। राहुल इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। माधव कुछ नहीं कहता और चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ता है। मेरा बेटा कितना परेशान है, फिर भी भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं? माधव रास्ते में चलते हुए खुद से बात करता है। आज कुछ भी हो जाए, मैं काम की तलाश करके ही रहूंगा। अब खेती बाड़ी से कुछ नहीं होने वाला। कितना भी बीज बोलो, खेत में फसल ढंग से होती नहीं। सब ठीक ही तो कहते हैं। मैं एक नालायक इंसान हूँ जो कुछ नहीं कर पाया, पर अब और नहीं। मैं बहुत मेहनत करूंगा और अपने बच्चों की जिंदगी सुधारूंगा।
माधव काम की तलाश में एक गांव वाले के पास जाकर दरवाजा पीटने लगता है। अरे क्यों रे, घर का दरवाजा क्यों पीट रहे हो? क्या बात है? मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा। अरे भाई, वैसे ही पूरे गांव का बुरा हाल है, मैं तुम्हें काम कहां से दूंगा? मेरे पास कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। माधव उदास होकर वहाँ से निकल पड़ता है। वो पूरे गांव में भटकता है और लोगों से काम मांगता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं और गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। घर का एक पुराना टूटा फूटा पंखा था, वो भी खराब हो जाता है। और एक दिन गर्मी और चिंता के कारण माधव को अचानक चक्कर आता है और वो घर में ही गिर पड़ता है। अरे ये क्या, आप अचानक चक्कर खाकर गिर क्यों गए? क्या हो गया? माँ जी देखिए ना, इन्हें क्या हो गया? शांति भागकर आती है और माधव की हालत देखकर घबरा जाती है। इस घर की और तुम्हारी चिंताओं ने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी। हे भगवान, ये तो पूरी तरह से बीमार पड़ गया, इसे जल्दी बिस्तर पर ले चलो। शांति और रमा माधव को बिस्तर पर लिटा देती है। माधव होश में नहीं आता। मुझे जल्दी वैद्य जी को लेकर आना होगा। शांति भागकर वैद्य जी को लेकर आती है, जो माधव की जांच करते हैं। वैद्य जी, क्या हो गया मेरे बेटे को? ये ठीक तो है ना? गर्मी और लू की वजह से ये बहुत कमजोर हो गया है और अब कुछ दिनों तक ये बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। अगर आप अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती हैं, तो इसे कम से कम 1 महीने तक आराम की सख्त जरूरत है। ये कहकर वैद्य जी चले जाते हैं। वैद्य जी के जाते ही रमा कहने लगती है, बस अब इसी की कमी बची थी। घर चलाना पहले ही मुश्किल था और गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है, ऊपर से अब तुम हम पर एक बोझ बन गए हो। माधव की आंखें खुलती है और रमा की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रमा, अब बस कर, तू हर वक्त मेरे बेटे को कोसती रहती है। देख नहीं रही, इसकी जान पर बनाई है। अब तो कम से कम इसके खिलाफ मत बोल। माँ जी, आपके ये दुखड़े सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आप दोनों माँ बेटे की वजह से मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो गई है। तभी राहुल वहाँ आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, माँ, मुझे ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है। घर के बाहर सभी बच्चे आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेकर खा रहे हैं। अरे बेटा, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं तुम्हें आइसक्रीम कहाँ से दिलाऊं? तेरे बाप को तो अब बीमारी ने पकड़ लिया है। जो 2 रुपए कमाता था, अब वो भी बंद हो गए। मुझे तो इन्हें पिता कहने में भी शर्म आती है माँ। रमा और राहुल माधव को बहुत खरी खोटे सुनाते हैं, जिससे माधव की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कहता। धीरे धीरे राशन खत्म हो जाता है। अब बस बहुत हो गया, मैं अब और इस भिखारी वाले घर में नहीं रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़कर, यहाँ से बहुत दूर। रमा, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम बच्चों को छोड़कर चली जाओगी तो मैं ये घर कैसे चलाऊंगा? ऐसा मत करो, भगवान के लिए ऐसा मत करो। रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। रमा माधव की एक नहीं सुनती और घर से बाहर निकल जाती है, जहाँ जमींदार रघुनंदन खड़ा मिलता है। देखो रमा, मैं जानता हूँ तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। क्या सच में सेठ जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इन बच्चों को इसके पास छोड़ दो और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। रघुनंदन की बात सुनते ही रमा की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आ जाती है
और वो वहीं अचानक जमींदार की आंखों के सामने एक पुराना मंजर घूमने लगता है। सेठ रघुनंदन गांव का सबसे अमीर और नामी सेठ था। रमा और माधव एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन दोनों तालाब के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। माधव, हम कब शादी करने वाले हैं? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। तुम जानते हो, मेरे माता पिता की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए अब हमें जल्दी शादी कर लेना चाहिए। रमा, मुझे थोड़ा समय दो। तुम तो जानती हो कि अभी मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और इस हालत में मैं शादी नहीं कर सकता। मेरे ऊपर घर की बहुत जिम्मेदारी हैं। लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। बहुत जल्द हम दोनों शादी कर लेंगे, सच में। दूर खड़े सेठ रघुनंदन की नजर रमा पर टिक जाती है। ये रमा कितनी खूबसूरत लड़की है। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की आज से पहले कभी नहीं देखी। ये तो अब मेरी होगी। रघुनंदन रमा को घूरने लगता है। माधव वहाँ से चला जाता है और रघुनंदन रमा के पास पहुँचता है। सेठ जी, आप यहाँ? ओहो, तुम ये सेठ जी कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हारी ये खूबसूरती किसी भिखारी के साथ बिताने के लिए नहीं है। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें अपने महल की ठकुराइन बनाकर बहुत खुश रखूंगा। देखिए सेठ जी, आपने जो कहा सो कहा, लेकिन दोबारा ऐसी बात मत कहिएगा। मैं माधव से बहुत प्रेम करती हूँ और उससे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। रमा गुस्से में रघुनंदन की तरफ देखती है। आप यहाँ से चले जाइए। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस गांव का ठाकुर हूँ, सबसे बड़ा जमींदार। तुम मुझे इस तरह नहीं ठुकरा सकती। मेरे लिए प्रेम सबसे ज्यादा मायने रखता है। तुम मेरे और मेरे प्रेमी के बीच कभी नहीं आ सकते। अब चले जाओ यहाँ से। रमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में रमा और माधव की धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन कुछ ही महीनों में रमा को गरीबी का एहसास होने लगता है। मैंने माधव से प्रेम करके शादी तो कर ली, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतनी गरीबी में दिन काटना पड़ेगा। मैंने उस ठाकुर को ठुकरा दिया, पर अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है इस गरीबी में जीवन जीना पड़ेगा। रमा मन मारकर गरीबी में रहने लगती है। दूसरी तरफ रघुनंदन बदले की आग में जल रहा होता है। उसने मुझे ठुकराकर उस भिखारी को अपना पति चुन लिया था। उससे बदला तो मैं लेकर रहूंगा। चलो, चलकर देखता हूँ आखिर उसका क्या हाल है। रघुनंदन रमा के घर के पास एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा हो जाता है। रमा घर के बाहर गुस्से में बैठी होती है। ये क्या? हमारे घर के आसपास सबके पास पंखे हैं, कूलर है, एक हमारा ही घर है जिसमें कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी तो दिन प्रतिदिन नरक बनती जा रही है। रमा परेशान होकर मटका लेकर पानी लेने निकलती है। तभी रघुनंदन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। ये क्या कर रहे हैं सेठ जी? हट जाइए मेरे रास्ते से। अब तुम्हें पता चला तुमने किसे ठुकराकर किसे अपनाया। इस गरीबी वाले जीवन में तुम कब तक तपती धूप में पानी भरती रहोगी? अगर तुम मेरी पत्नी होती तो आज तुम्हारे आगे पीछे कई नौकर चाकर घूमते। तुम्हारे नाजुक पैरों में कितने कांटे चुभे हैं। ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता, नहीं देता शोभा। अब क्या कर सकते हैं जमींदार साहब? मैं आपको ठुकरा कर अब पहले से ही पछता रही हूँ। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मुझे ये गरीबी नहीं झेलनी पड़ती। मैं थक गई हूँ इस गरीबी भरे जीवन से, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर रमा आगे चली जाती है। चलो, ये भी अब रास्ते पर आ रही है। अब बस किसी तरह इसके मन में और जहर भरना है ताकि ये अपने पति और बच्चों को छोड़कर मेरे पास आ जाए।
धीरे धीरे वक्त बीतता है। गर्मी बढ़ी और गरीबी रमा को अंदर से तोड़ देती है। उसे अब जमींदार की बातें सही लगने लगती है। एक दिन रमा सड़क पर परेशान होकर चलते हुए खुद से कहती है, अब मुझे उसके पास जाना ही होगा। मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। रमा सीधा जमींदार रघुनंदन के पास पहुंचती है। उसे देखते ही रघुनंदन मुस्कुराने लगता है। अरे रमा, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। बताओ मुझे अब क्या करना होगा। पहले अपने घर जाओ और उनसे सारे रिश्ते तोड़ दो। अपने बच्चों को भी छोड़ दो, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। ठीक है, अगर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का यही एक रास्ता है तो मैं ये करने को तैयार हूँ। जमींदार रमा को देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी माधव जैसे तैसे बिस्तर से उठता है और बाहर आता है। जमींदार साहब, ऐसा मत करिए। रमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ऐसा। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो बच्चे कैसे रहेंगे? मेरी माँ, घर परिवार, सबका तो ख्याल करो रमा, समझो रमा। बहू, तुम ये क्या कर रही हो? मत करो ऐसा अनर्थ। तुम्हारे बगैर बच्चे कैसे रहेंगे? बस बहुत हो गया। मुझे अब आप लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचना। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। रमा एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखती और वहां से चली जाती है। अब बीमार माधव को मजबूरन बिस्तर छोड़ना पड़ता है। अब मुझे अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देनी ही होगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। माधव काम की तलाश में फिर से भटकता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता और उसके बच्चे भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं गर्मी की वजह से। आखिरकार वो वापस जमींदार रघुनंदन के पास ही काम मांगने पहुंचता है। अरे, तुम यहाँ? अभी तो तुम्हारी पत्नी को विदा किया है, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो माधव? जमींदार साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है मैं किस मुंह से यहाँ आया हूँ, पर मेरे बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं। नेहा और राहुल बीमार हैं, उन्हें लू लग गई है। तो मैं क्या करूं? मुझे बस एक पुराना पंखा या कूलर दे दीजिए। बदले में मैं जिंदगी भर आपके यहाँ गुलामी करूंगा। मेरे बच्चों को बचा लीजिए जमींदार साहब, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। ओ, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए? अरे, जिसकी खुद की पत्नी उसे ठुकरा कर मेरे पास आ गई, वो अब मुझसे खैरात मांगने आया है। रघुनंदन की आवाज सुनकर पास से गुजर रहे गांव वाले वहां इकट्ठा होते हैं और माधव को देखकर कानाफूसी करने लगते हैं। देखो देखो, कैसा इंसान है, खुद की पत्नी को खुश नहीं कर पाया और अब यहाँ भीख मांग रहा है। अरे, जिसकी बीवी उसे छोड़कर जमींदार के पास चली गई, उसे तो डूब मरना चाहिए। ऐसे इंसान को तो जीने का हक ही नहीं है। सुना माधव तुमने? पूरा गांव तुम पर थूक रहा है। जो मर्द अपने बच्चों को ठंडी हवा तक नहीं दे सकता और जिसकी बीवी दूसरे के घर की शोभा बन गई, उसे मैं काम क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हाँ। गांव वालों, मुझ पर रहम करो। मैं नालायक हो सकता हूँ, पर मेरे बच्चे बेकसूर हैं। वो गर्मी से मर जाएंगे, सच में। चल हट, भिखारी कहीं के। अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। तेरी तो किस्मत ही फूटी है। पत्नी तो छोड़कर गई ही, अब बच्चों को भी मारने के लिए छोड़ गई। हाँ। रघुनंदन और गांव वाले मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगे। माधव अपमान की आग में जलने लगा।
हे भगवान, क्या गरीबी इतनी बड़ी सजा है। आज सब मुझ पर हंस रहे हैं क्योंकि मैं लाचार हूँ। माधव अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने की कोशिश करता है, दर दर भटकता है, पर कहीं से कुछ भी हाथ नहीं लगता। एक दिन रात का वक्त था और झोपड़ी के अंदर की हवा आग की तरह तप रही थी। गर्मी इतनी थी कि बच्चे चाहकर भी सो नहीं पा रहे थे और बेहाल होकर रो रहे होते हैं। हे भगवान, क्या मेरी गरीबी की सजा इन मासूम बच्चों को मिलेगी? मैं चाहकर भी इनके लिए एक पंखे का इंतजाम नहीं कर पाया। पिताजी, पिताजी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं भी माँ की तरह आपको छोड़कर चला जाऊंगा। जिस तरह उन्होंने आपको ठुकरा दिया, आप ना ही एक अच्छे पिता बन पाए और ना ही एक अच्छे पति। ये कैसी बातें कर रहा है राहुल बेटा? मुझे बेटा मत कहिए। अगर आप मुझे इस गर्मी से छुटकारा नहीं दिला सकते तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? राहुल गुस्से में कुछ कह ही रहा होता है कि तभी माधव जोरदार थप्पड़ राहुल को मार देता है और घने जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल में जाकर खुद से कहने लगता है, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं अपने बच्चों को इस गर्मी से राहत नहीं दे सकता और अब तो वो भी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। माधव ये सोच ही रहा था कि तभी एक नेक बाबा वहां आ पहुंचते हैं। रुको बेटा, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? खुदकुशी किसी मुश्किल का हल नहीं है। बाबा, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई और मेरे बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं। मैं एक नाकाम पिता हूँ, नाकाम पिता। सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ना भी सही नहीं है माधव। कभी कभी इंसान को अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। हिम्मत मत हारो, रास्ता तुम्हारे सामने ही है। इतना कहकर वो रहस्यमयी बाबा वहां से ओझल हो जाते हैं। माधव हैरान होकर इधर-उधर देखता है। तभी उसे पास के गड्ढे में कुछ विशेष चमकती हुई मिट्टी दिखती है। ये मिट्टी कैसी है? मैंने ऐसी मिट्टी आज से पहले कभी नहीं देखी। ये तो बहुत ठंडी और मखमली है। माधव उस मिट्टी को छूता है तो उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता है। हाँ, अब मुझे समझ आया। अगर मैं इस मिट्टी से कुछ नया बना सकूं, तो शायद मेरे बच्चों का दुख दूर हो जाए। मुझे अब खुद कुछ करना ही होगा। माधव ढेर सारी मिट्टी इकट्ठा करता है और उसे लाद कर अपने घर की ओर चल पड़ता है। जहाँ वो गांव से गुजरता है तो गांव वाले उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। लो जी, इसका दिमाग ही चला गया है। कल तक किसान था और आज कुम्हार बनने चला है। मिट्टी ढो रहा है पागल। अब क्या इस मिट्टी को खाकर अपने बच्चों का पेट भरेगा? तभी वहाँ जमींदार रघुनंदन के साथ रमा गुजरती है और माधव को इस हाल में देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। देख रहे हैं सेठ जी, अच्छा हुआ जो मैं इस पागल का साथ छोड़कर आपके पास आ गई। मिट्टी से घर चलाएगा ये, हाँ? रमा, भगवान के लिए वापस आ जाओ। बच्चों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। वो बीमार हैं और तुम्हारी याद कर रहे हैं। अपनी ये कंगाली और मिट्टी अपने पास ही रखो माधव। अब मैं ठकुराइन बनने वाली हूँ। मुझे उन भूखे बच्चों और उस टूटी झोपड़ी की कोई जरूरत नहीं है। रमा माधव को देखकर रघुनंदन के साथ आगे बढ़ जाती है और हवेली पहुंचते ही रघुनंदन से पूछती है,
सेठ जी, हम शादी कब करेंगे? मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहती। मुझे इस गांव की सबसे बड़ी ठकुराइन बनना है। जल्दी ही रमा, बस थोड़ा सब्र करो। पहले उस माधव का तमाशा तो देख लूं कि वो इस मिट्टी से क्या करिश्मा करता है। रघुनंदन की बात सुनकर रमा खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक वो रुक जाती है। अरे, मैं तो अपनी सोने की अंगूठी वहीं मेज पर भूल गई। अभी जाकर लेकर आती हूँ, वरना कोई उठा लेगा। जैसे ही रमा वापस रघुनंदन के कमरे की तरफ मुड़ती है, तो वो देखती है कि रघुनंदन अपने एक वफादार नौकर से कानाफूसी कर रहे थे। बस कुछ समय और, उसके बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इस औरत ने सालों पहले मुझे ठुकराया था। अब इसे अपनी उंगलियों पर नचाकर 20 सड़क पर खड़ा करूंगा। अब मेरा कलेजा ठंडा होगा, ठंडा। अरे, ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? बदला? और किसे बीच सड़क पर खड़ा करने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, शायद मुझसे सुनने में कुछ गलती हुई है। वो तो मुझसे प्रेम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ माधव एक चमत्कारी मिट्टी को गूंथकर एक बड़ा सा मिट्टी का कूलर तैयार करता है, जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। वो उसमें चारों तरफ छेद करके घास लगाता है और ऊपर लकड़ी की एक छोटी पंखुड़ी फिट कर देता है। अगर इस मिट्टी में सच में ठंडक है, जो मैंने पहाड़ी पर महसूस की थी, तो ये जरूर काम करेगा। माधव उसमें ठंडा पानी डालता है और जैसे ही पंखुड़ी को घुमाता है, उसमें से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकलती है। वो मिट्टी का कूलर पूरे कमरे को ठंडा कर देता है। पिताजी, ये तो सच में कमाल हो गया। ये तो बहुत ही ठंडी हवा दे रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सच में पिताजी। सच में बेटा, ये तो कमाल हो गया। लगता है माँ, अब हमारी गर्मी के दिन खत्म होने वाले हैं। देखो, ये मिट्टी का कूलर कितनी ठंडी हवा दे रहा है। माधव अपनी माँ और राहुल को प्यार से देखता है, जो बातें करते करते उसी ठंडी हवा में सो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता। माधव को उन सबको चैन से सोता देख सुकून की सांस आती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आज कितने दिनों के बाद मेरे बच्चे चैन से सो रहे हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरे दिन बदलने वाले हैं। माधव खुशी के आंसू बहाते हुए अपने बच्चों को चैन से सोता हुआ देखता रहता है। उधर अचानक पूरे गांव की बिजली गुल हो जाती है और सभी के सभी कीमती कूलर, पंखे और एसी एक साथ बंद हो जाते हैं। अरे भाई, ये कैसी आफत है? एक तो इतनी तपती गर्मी, ऊपर से ये बिजली भी चली गई। अरे भैया, अब बच्चे रात भर कैसे सोएंगे? ओहो हो। मेरा तो महंगा विदेशी एसी भी अब डिब्बा बन गया है। पसीने से बुरा हाल है। पूरे घर में आग बरस रही है, आग। रुको, जरा शांति से सुनो। ये माधव की झोपड़ी से कैसी आवाज आ रही है? जैसे कोई पंखा चल रहा हो। फिर गांव वाले उत्सुकता में माधव की झोपड़ी के पास पहुंचते हैं और खिड़की से अंदर झांकते हैं। अरे देखो, ये तो सब कितनी शांति से सो रहे हैं, जैसे इन लोगों के लिए तो गर्मी है ही नहीं। ये देखो, माधव ने मिट्टी का कूलर बनाया हुआ है। इसमें से तो एकदम बर्फीली हवा आ रही है। कमाल है भाई, हमारे लाखों के एसी कूलर बिजली बिना बेकार पड़े हैं और यहाँ मिट्टी के कूलर से पूरा घर शिमला बना हुआ है। हम लोगों की क्या हालत हो रखी है और ये सब कितने चैन से सो रहे हैं। गांव वाले अचंभे में माधव के उस मिट्टी के कूलर को देखते रह जाते हैं, जो बिना बिजली के पूरे घर को ठंडा कर रहा था। वहीं अगली सुबह ठाकुर रघुनंदन रमा को घसीटते हुए गांव के बीचों बीच चौराहे पर खड़ा कर देते हैं।
और पूरे गांव को इकट्ठा कर लेते हैं। सेठ जी, आज तो मेरा सपना पूरा होने वाला है। क्या आज आप सबके सामने मेरी मांग भरेंगे और मुझसे शादी करेंगे? शादी? और तुझसे? देखो गांव वालों इस औरत को, जो महलों के लालच में अपने बीमार पति और बच्चों को छोड़कर मेरे पास आ गई थी। आज वो समय आ गया है जब मैं अपना हिसाब पूरा करूंगा। मुझे याद है कुछ साल पहले इसी चौराहे पर तूने मुझे ठुकराकर मेरा अपमान किया था। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? आपने तो कहा था कि आप मुझे रानी बनाकर रखेंगे। अरे मुझे तुझसे कोई प्रेम नहीं है, वो तो सिर्फ एक चाल थी तुझे इस मकाम पर लाने की, ताकि मैं तेरा सबसे बड़ा अपमान कर सकूं। आज देख, मैं तुझे सबके सामने ठुकरा रहा हूं। तू ना इस घर की रही और ना ही उस घर की, जिसने गरीबी की वजह से अपना ईमान और परिवार बेच दिया। वो किसी के प्रेम के लायक नहीं है, समझी? गांव वाले रमा पर थूकने लगते हैं और उस पर हंसते हैं और रमा को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। गांव वालों की बातें सुनकर रमा रोने लगती है और रोते हुए अपने मन में सोचती है, माधव, माधव मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। रघुनंदन और गांव वाले रमा को जलील करके वहां से चले जाते हैं और रमा वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी वहां माधव आ जाता है। रमा की ये हालत देखकर उसे बहुत दया आती है और वो रमा से कहता है, रमा, उठो यहाँ से। भले ही मैं गरीब था, पर मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की थी और तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखा था। माधव, माधव मुझे माफ कर दो। उस ठाकुर ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने लालच में आकर अपने ही सुहाग और बच्चों को लात मार दी। माधव को देख गांव के कुछ लोग दोबारा आ जाते हैं और रमा पर हंसने लगते हैं और उसे गालियां देने लगते हैं। माधव गुस्से में गांव वालों से कहता है, बस बहुत हुआ। रमा मेरी पत्नी है। किसी ने भी अगर इसके खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माधव रमा को गांव वालों की भीड़ से बचाकर और उसका हाथ थामकर सम्मान के साथ अपने घर ले जाता है। तभी रमा माधव के पैरों पर गिर जाती है। मुझे मार डालो माधव, पर मुझे माफ मत करना। मैंने तुम्हें और बच्चों को तड़पता छोड़ दिया और तुम ही मुझे बचा कर लाए। उठो रमा, इंसान से गलती होती है। अब हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। जो बीत गया सो बीत गया, देर से ही सही, पर तुम्हें अक्ल तो आई। हमें इसी बात की खुशी है। माँ जी, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने सिर्फ पैसों की लालच में आकर आप सबको छोड़ दिया था। उधर गांव में बिजली की किल्लत और बढ़ जाती है। पूरे गांव के महंगे कूलर और पंखे बिजली ना होने की वजह से बंद पड़ गए थे। धीरे धीरे माधव के कूलर की बात पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के अमीर लोग भी माधव की झोपड़ी में आकर उससे वैसा ही कूलर बनाने की मिन्नतें करने लगे। माधव भाई, हमें भी ऐसा कूलर बना के दो। हमारी रातें हराम हो गई हैं। तुम मुंह मांगी कीमत ले लो। हाँ, क्यों नहीं, मैं उसी मिट्टी से आप सबके लिए कूलर बनाऊंगा। आप सब निश्चिंत रहिए। फिर माधव दिन रात मेहनत करके मिट्टी के अनोखे कूलर बनाने लगा। यहाँ तक कि जब ठाकुर रघुनंदन भी गर्मी में बेहाल हो जाता है तो वो भी माधव के पास हाथ जोड़कर आता है। माधव, मुझे माफ कर दो। गर्मी ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे लिए भी एक वैसा ही मिट्टी का कूलर बना दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। सेठ जी,
मिट्टी और इंसान का दिल दोनों ही नाजुक होते हैं। आपने दोनों को ही ठेस पहुंचाई थी, पर मैं आपके जैसा नहीं हूं। मैं आपके महल के लिए कूलर बना दूंगा। देखते ही देखते माधव का बनाया मिट्टी का कूलर दूर दूर तक मशहूर हो जाता है और इस एक मौसम में कूलर बना बना कर माधव इतनी कमाई कर लेता है कि वो अपनी झोपड़ी की वजह एक शानदार हवेली खड़ी कर लेता है और अपने सुखी परिवार का ध्यान रखने लगता है।